हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो हजामत और दाढ़ी बनाने में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस प्रांत के राजा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किस प्रांत का राजा था। तो जो कर्ण थे ये अंग प्रांत के राजा थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कर्ण के माताजी का नाम क्या था। तो कुंती था, इसे आपको याद रखना है। और कर्ण के पिताजी कौन थे, तो सूर्यदेव थे, इसे आपको याद रखना है। और जो कर्ण थे इनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत किस देश में हुआ। तो चीन में हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली जीव जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो मीथेन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में सभी विषयों से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो 3 है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा बचेगा और यहाँ पे बीटा बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में ये फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है। तो बस यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है, यहाँ पे ए का मान रख देना है। तो बी और ए का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता
होता है तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे एक होता है, तो ए का मान यहाँ पे एक निकल गया। और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, तो एक्स में क्या गुणा कर रहा है, -4 गुणा कर रहा है, तो बी का मान यहाँ पे -4 है। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, और यहाँ पे देखिए पहले से ही माइनस है, और बी का भी मान यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बी का मान यहाँ पे रख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 3 और ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और 4/1 का अर्थ क्या हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसे गुणा करा दीजिए, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12, यानी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रूस के राजा को क्या कहा जाता था, तो जार कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ, तो जो पथिक था ये लोभ से प्रभावित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसके हाथों में सोने का कंगन था, तो बृद्धबाग के हाथों में सोने का कंगन था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो जो पीतल होता है ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया। तो 9.5 साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता का देहांत किसके कारण से हुआ, तो लूह लगने के कारण से हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको x² - 3 के शून्य निकालना है, तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना है, और यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है, और जो x का मान निकलेगा वही इसका शून्यक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए -3 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो -3 बराबर के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा +3, तो इधर हमारा बचेगा x², और ये -3 जब बराबर की इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे x² है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर के इधर भेज देंगे, तो स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इधर बचेगा केवल हमारा x, और बराबर के इधर हो जाएगा हमारा √3, और जो रूट में संख्या होती है ये प्लस माइनस दोनों में होती है, तो यहाँ पे x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में √3 निकलेगा, एक माइनस में √3 निकलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 2 शून्यक निकला है, एक प्लस में √3 एक माइनस में √3, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर।
14 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डायनेमो से दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती हैं, इसे आपको याद रखना है। एसी करंट भी निकलता है और डीसी करंट भी निकलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि फास्फोरस को हम कहाँ पे रखते हैं, तो जल में डुबा के रखते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, तो पुरुष परीक्षा से किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आलस कथा पाठ में कितने आलसी थे, तो 4 आलसी थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है, तो जो एलपीजी होता है ये एक उत्तम ईंधन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी गैस का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो गांधी सेतु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी सेतु किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, इसे आपको याद रखना है। और गांधी सेतु कहाँ पे है, तो पटना में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 गुणा, और कॉस 60 डिग्री के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन इसका स्क्वायर है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज़ 2 बार गुणा करेगा, तो हम इसे 2 बार लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ऊपर में ऊपर से गुणा कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 एकम कितना हो, यहाँ पे 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना निकल गया, तो 1/2 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो ओस्टर्ड ने किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22
22 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल की छपाई की। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मधुमेह यानी शुगर रोग किसके कमी के कारण से होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। तो विवाह संस्कार में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कुल संस्कार कितने होते हैं। तो 16 होते हैं। इसे आपको याद रखना है। और इस 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ। तो मध्य युग में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है। तो साख का अर्थ विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे -2,3 दिया हुआ है। और एक बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे 4,1 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। यानी इसका निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो x1 + x2 बटा 2 होता है, y1 + y2 बटा 2 होता है। इसे आपको याद रखना है। बस यहाँ पे आपको x1 और यहाँ पे x2 का मान रख देना है। यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2 का मान रख देना है। तो ये पहला वाला बिंदु है तो ये x1 हो जाएगा। और ये दूसरा वाला बिंदु है तो ये y1 हो जाएगा। और ये दूसरा वाला बिंदु का जो पहला वाला नियामक होता है ये होता है x2। और जो दूसरा वाला नियामक होता है ये होता है y2। बस यहाँ पे आपको रखना है x1 का मान कितना है -2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -2 प्लस है तो प्लस। x2 का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और बटा के नीचे 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। y1 का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। y2 का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और बटा के नीचे 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 और बटा के नीचे 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बटा 2 हो जाएगा। तो इसे कटा दीजिए। एक बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। तो मध्य बिंदु का यहाँ पे नियामक या निर्देशांक कितना निकल गया। तो 1,2 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है। तो बैगनी रंग अंदर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है। तो लाल रंग होता है। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। तो कुल 7 रंग
होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के नाम से किसने दिल शब्द उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्मला कौन थी, तो ये लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। और किशोर कौन था, तो ये लेखक का लड़का था, तो इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि WTO का विस्तृत नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि WTO का विस्तृत नाम क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि दधीची के हड्डी से क्या बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, तो इसे साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है ये अंदर की तरफ में धंसा होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है ये बाहर की तरफ में निकला हुआ होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि 7,-3 में x नियामक क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 7,-3 में x का नियामक निकालना है। तो जो पहला होता है ये x नियामक होता है, और जो दूसरा होता है y नियामक होता है। तो x का मान कितना है, 7 है, तो x नियामक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि y नियामक क्या होगा, तो y का यहाँ पे मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पे y का मान -3 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांशीराम थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो जो श्वसन है ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अचुंबक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं होता है उसे अचुंबकीय कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो उत्तल लेंस होता है ये जिलेटिन का बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे सभी विषयों के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। और जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे एक आपको सर्च बॉक्स दिखेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खुल रहा है, वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स आपको दिखेगा। इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट होगा वही आपको टेस्ट देना है। तो ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट हमारा ओपन हो चुका है और इस टेस्ट में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। सही पे क्लिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा और गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मछली से कौन डर रहा था, तो संतु डर रहा था। तो देखिए सही आंसर है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लाना है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगला क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई, तो 11:15 बजे आई, लेकिन हम 8 बजे रात को मारेंगे। तो देखिए टिक ये गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्री में आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा PDF है, आप लोग यहाँ पे फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे आपको टेस्ट देना है और फ्री में PDF डाउनलोड करना है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।